ओके सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट टाइम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के वेरिएंट्स किए थे, कुछ वेरिएशंस जो सीएनएन्स की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जो वेरिएशंस हमने की थी उनमें हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक थी वो थी 1 by 1 कन्वोल्यूशन। और 1 by 1 कन्वोल्यूशन 1 by 1 कन्वोल्यूशन जो है वो अगर सीएनएन्स को देखा जाए तो ये जो वॉल्यूम्स बनते हैं सीएनएन्स के अंदर, पहला फीचर मैप, उसके पीछे दूसरा फीचर मैप, उसके पीछे तीसरा फीचर मैप एंड सो ऑन। तो 1 by 1 कन्वोल्यूशन ये इस वॉल्यूम में जो डेप्थ है वो डेप्थ का वेटेड सम ले लेता है। यानी अगर आपने डेप्थ में वेटेड सम्स लेने हैं तो आप 1 by 1 कन्वोल्यूशन कर सकते हैं। और हमने देखा था कि 1 by 1 कन्वोल्यूशन से आपके जो नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। यानी इवेंचुअली आप उसी किस्म के उसी साइज़ के फ़िल्टर्स लर्न करेंगे और उतने ही फ़िल्टर्स लर्न करेंगे, लेकिन अगर आप बीच में 1 by 1 कन्वोल्यूशंस ले आएँ तो आपकी ओवरऑल नंबर ऑफ जो मल्टीप्लिकेशंस हैं वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कम हो जाती है। नाउ लास्ट टाइम आई आस्क्ड यू गाइस टू ट्राई दिस कि अगर इमेज का साइज़ n by n है या पिछली लेयर का जो डिमेंशन है वो n by n है 256 by 256 और आपने 256 by 256 by 100 है और आपने 64 फीचर्स कन्वोल्यूशन फ़िल्टर्स लर्न करने हैं। तो आप लोगों से कहा गया था कि अगर मैं स्टैंडर्ड 5 by 5 by 100 वाले मास्क लर्न करूं 64 तो आपने बताना था कि कितनी मल्टीप्लिकेशंस होंगी, और अगर मैं बीच में 1 by 1 कन्वोल्यूशन ले आऊं तो उस केस में कितनी मल्टीप्लिकेशंस होंगी। किसी ने ये ट्राई किया? तो क्या आंसर है? सर मैंने चेक किया था लास्ट में, ये काफ़ी बड़े नंबर है। बता सकते हैं? राउंड ऑफ अगर मैं पावर्स में बताऊँ तो जो ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन जिसका क्या है इसमें जो 5 by 5 by f के फिल्टर्स के बारे में किया, उसमें 10.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लिकेशन स्टेप्स है। 10.4 मल्टीप्लाई 10 to the power 9 into 10 to the power 9 मल्टीप्लिकेशंस हैं। और ये दूसरे केस में इसमें 3.56 मल्टीप्लाई 10 to the power 9 3.56 into 10 to the power 9 यानी ये स्टेप रिडक्शन है वो है अराउंड 6.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ठीक है, 6.9 टाइम्स। इस एग्जांपल में इट सीम्स कि अगर लेट्स से यहाँ 30 होता तो मैं इजीली कह देता कि ये देखें कि 10 गुना बढ़ गया है। लेकिन यू कैन सी द डिफरेंस कि 10 to the power 9 के स्केल पे देखा जाए तो कहाँ 10.4 और 3.56। ये अस्यूमिंग कि आपकी कैलकुलेशंस ठीक हैं। अगर किसी और ने भी की हैं तो वेरीफाई हो जाएगा कि आपकी कैलकुलेशंस ठीक हैं कि नहीं। हैज़ एनीवन एल्स ट्राइड? यही आंसर्स हैं राइट? ठीक है। सो यू कैन सी कि देयर इज अ ह्यूज सेविंग इन कंप्यूटेशंस। तो एक तो था कि सेविंग इन कंप्यूटेशन में जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो डॉट प्रोडक्ट जिसको आप डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ये 1 by 1 कन्वोल्यूशन इज़ जस्ट अ डॉट प्रोडक्ट इन डेप्थ। कि अगर आपकी किसी एक चैनल पे वैल्यू ये पड़ी है और दूसरे चैनल पे वैल्यू ये पड़ी है किसी एक पिक्सल पे,
और उसी एक पिक्सल पे जो 100वां चैनल है उस पर वैल्यू ये पड़ी है। तो आपने बस डेप्थ में जो ये वैल्यूज़ पड़ी थी उनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया आपने, वेटेड इन वेट्स के साथ, वेटेड सम ले लिया। 1 by 1 कन्वोल्यूशन यही कर रही होती है, इट्स जस्ट अ डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें क्वेश्चन है जी जी सर, ये वाला तो समझ आ गया, 1 by 1 कॉन्फ़िगरेशन में जो है वेटेड एवरेज का बहुत चीज़ लॉन्च करता है। वीडियो देख रहा था उसमें सर, उससे पीछे जो स्टेप हुआ था जिसमें हम ये देख रहे थे कि ट्रेडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब हम कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें हमने एक पॉइंट इस तरह से कह दिया था कि एक जो फर्स्ट फिल्टर अप्लाई होगा इसमें जो 100 चैनल है हमारे पास टॉप फ्लैट ये जो फर्स्ट कुछ चैनल है इनपुट का, इसके ऊपर डिफरेंट 5x5 का फिल्टर अप्लाई होगा। जो सेकेंड चैनल है उस पर डिफरेंट 5x5 का फिल्टर अप्लाई होगा। बिल्कुल ठीक है। ये मुझे कंफ्यूज कर रही है कि डिफरेंट होगा या सेपरेट होगा, कि क्योंकि हमने जो कन्वोल्यूशन स्टार्ट की थी जो रेपिटेशन में भी चीज़ें करवाई थी उसमें ये था कि और जिस तरह मैंने समझा है तो अगर ये गलत है तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि जो हमारी एक जो फिल्टर है हमारा 5x5 का जो फिल्टर है वो कितना इनपुट के सब कुछ फिल्टर अप्लाई होगा। नहीं, दैट इज़ इनकरेक्ट। और पार्टली कन्फ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम पिछली क्लास में जब मैंने पढ़ाया था ये वाली बात, तो मैंने भी यही कहा था जो आप कह रहे हैं कि सेम फिल्टर अप्लाई होगा। यानी मैंने ये कहा था कि लेट्स से ये 5x5 है, ये पहले चैनल पे अप्लाई होगा, कन्वॉल्व होगा, और फिर मैंने कहा था कि वही सेम 5x5 पिछले चैनल और फिर अगले चैनल फिर अगले, और 100 के 100 चैनल्स पे सेम 5x5 वेट्स अप्लाई होंगे। और फिर मुझे अरबिश ने करेक्ट किया था कि नहीं ये फ़र्क है, और ये बात सही है, ये फ़र्क है। ये 5x5 जो पहले चैनल पे कन्वॉल्व हो रहा है जिससे ये फ़र्क 5x5 वेट्स हैं, और दूसरे चैनल को 5x5 दूसरे हैं, और तीसरे के फ़र्क और 100वें के फ़र्क। तो इसके लिए तो अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन फिर अप्लाई करनी है अगर मल्टी चैनल के ऊपर, तो हमारे पास जो एफ है वो 100 होना चाहिए था। नहीं, एफ है कि ओके ये जो एक रेड ब्लू और ग्रीन ये इस तरह के 100 होंगे ना 5x5, ऐसा ही है अभी जो मैंने बनाया ये 100 5x5, इनको अगर मैं पूरा देखूं, चेंज द कलर, इसका मतलब है कि मेरे अभी वेट्स थे 5x5 रेड के, 5x5 ब्लू के, 5x5 सारों के, 5x5 ग्रीन के, 100 इस तरह के होंगे। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? ये जो 100 5x5 के मास्क हैं ये मिल के दे जस्ट फॉर्म योर फर्स्ट फिल्टर, और इस तरह के मेरे पास 64 फिल्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल हर एक फिल्टर 5x5/100 का होगा। ये अब एक नई चीज़ हमने हाँ, ये मैंने भी पिछले लेक्चर में इनकरेक्टली स्टेट किया था, लेकिन पिछले लेक्चर में ये जब अरबिश ने करेक्ट कराया था तो स्टेट किया गया था कि एक जो फिल्टर है वो 5x5/100 का जाल फेंक रहा है पीछे, फिर इस तरह का दूसरा जो फिल्टर है वो 5x5/100 का जाल फेंक रहा है पीछे, और सारे के सारे जितने भी आपके पास हैं। तो सर इसमें फिर अगर हम अब जो टोटल हमारे पास जो कन्वोल्यूशन के स्टेप के जो फिल्टर साइज है जी वो 5x5/100/f है। बिल्कुल ये इनफैक्ट ये अरबिश मुझे वो कहती भी जा रही थी कि करेक्ट करें, और मैं इसको पूरी तरह से लिख नहीं रहा था। ये इस तरह लिखना चाहिए था, फिर मुझे बेहतर होता अगर मैं ऐसे लिखता।
मुझे ये चीज़ ज़्यादा डिस्टर्ब इसलिए की कि जो हमने पिछले अभी तक जो पीछे जो कंटेंट पढ़ा था कॉम्पिटिशन, जी इसमें ये 100 वाला ये जो मतलब हर फिल्टर के इतने चैनल होंगे जितने इनपुट के अंदर चैनल हैं, बिल्कुल ये चीज़ नहीं हुई थी इसमें। तो मैं एक बार रिविजिट कर लूँगा उसको, फिर उसके ठीक बाद फिर मैं क्वेश्चन होगा। ठीक है ठीक है सही है। शुक्रिया आपके सवाल का। आई होप कि और लोगों को भी क्लियर हो होगा। सिमिलरली इधर भी बेहतर होता अगर मैं लिखता 1/1/100 बाई f/2। एनीवेज और फिर इधर भी 5/5/f/2 बाई f, यानी हर कॉन्वोल्यूशन लेयर पीछे जो भी 5/5 जो भी उसका साइज़ है कॉन्वोल्यूशन का, वो 5/5 बाय जितने भी पीछे नंबर ऑफ चैनल्स थे उतने कॉन्वोल्यूशन मास्क है, और ये एक फीचर बनता है, एक फिल्टर बनता है। ओके अब आगे चलते हैं जी। हमने डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन की थी। इसमें भी हमने यही देखा था कि आप अपने नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस जो है वो बहुत कम कर सकते हैं। यानी जो महंगा काम है 5/5 कॉन्वोल्यूशन का, वो सिर्फ एक दफ़ा करें बजाय 100 दफ़ा करने के। आप महंगा काम 5/5 कॉन्वोल्यूशन का वो एक दफ़ा करें, और फिर जो आपके पास ओके जो महंगा काम है 5/5/100 कॉन्वोल्यूशंस, ये काम आप हर फिल्टर के लिए अलहदा ना करें f दफ़ा। ये काम आप एक दफ़ा करें, 5/5/100 वाली जो कॉन्वोल्यूशन है ये एक दफ़ा करें। इससे आपके पास 100 रिजल्ट्स आ जाएंगे। उन 100 रिजल्ट्स का वेटेड सम जो है वो f तरीक़ों से ले लें। पहले वेटेड सम एक तरीके के वेट्स से कर लें, फिर दूसरे तरीके के वेट्स ले लें, तीसरे, इस तरह के f सेट्स ऑफ वेट्स होंगे जो कि उसी 100 चैनल्स जो कन्वॉल्व होके आ गए एक ही तरीके से, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, f डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे। तो महंगा काम एक दफ़ा हो रहा होगा और सस्ता काम जो है वो f दफ़ा हो रहा होगा। तो डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन से भी आपकी कॉम्बिनेशंस कम हो जाती हैं। फिर हमने ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन देखा था। ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन का फ़ायदा यही था कि आप एक छोटी इमेज से ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन करके बड़ी इमेज बना सकते हैं। उल्टा नॉर्मली CNNs के अंदर आप कॉन्वोल्यूशंस करी जा रहे थे, सब सैम्पलिंग करी जा रहे थे, और इमेजेस या इनपुट अरेज जो है वो छोटे होते जा रहे थे। तो उनको वापस बड़े साइज़ का करने के लिए आपके पास ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन का आइडिया होता है, जो कि एक्चुअली अब ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन नॉर्मल CNN के अंदर जो बैक प्रोपगेशन का स्टेप है, नॉर्मल CNN की बैक प्रोपगेशन जो हमने 2 लेक्चर पहले पढ़ी थी, उसके अंदर इफ़ यू रीविजिट इट, नॉर्मल CNN की बैक प्रोपगेशन में ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन आप पहले ही कर रहे थे। या आप रिविज़िट कर लीजिएगा। अगर आपको ये स्लाइड समझ आ गई है तो आप वहाँ भी रिकग्नाइज कर लेंगे कि वहाँ भी एक जगह पे ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन हो रही थी। पर एनीवेज व्हाट इज़ ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन? आपके पास कोई फ़िल्टर है लेट्स से 3x3 का, और आपने उस फिल्टर को यहाँ पे रखा, इस पिक्सल पे 3 लिखा हुआ था, तो आपने क्या किया, आपने 3 टाइम्स ये वाला फ़िल्टर रिज़ल्ट में प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे रख दिया 3 टाइम्स ये वाला फिल्टर। फिर अगले पिक्सल पे -1 लिखा था, तो आपने एक जंप आगे की और आपने यहाँ पे -1 टाइम्स ये वाला फिल्टर रख दिया, और जहाँ जहाँ ये रिजल्ट्स ओवरलैप कर रहे थे वहाँ पे आपने ऐड कर दिए पिक्सल्स। और फिर अगले पिक्सल पे 5 पड़ा था, तो आपने अगले स्टेप पे आपने 5 टाइम्स वो वाला फिल्टर रख दिया, और अगेन जहाँ जहाँ ओवरलैप हो रहा था वहाँ पे आपने सारे रिजल्ट्स को ऐड कर दिया। इससे होगा ये कि आपकी इवेंचुअल जो इमेज है वो बड़ी होती जाएगी। सो दैट्स ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन। फिर हमने अनपूलिंग देखा था, बैक स्पूलिंग का रिवर्स, या अगर
अगर आपने जैसे मैक्स पूलिंग की थी तो उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं कि आपका 4x4 थी एरे और अब वो 2x2 रह गई होगी और उसमें हर 2x2 एरिया जो है वो सिर्फ एक 1x1 पिक्सल से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। अगर आपने वापस अनपूल करना है तो उस 2x2 को दोबारा 4x4 का एक एम्प्टी एरे बना दें, सारा जीरो से भरा हुआ, और फिर हर 2x2 रीजन में जाएं और ये रिकॉर्ड कर लिया होगा आपने फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के टाइम कि जब मैंने मैक्स पूल किया था 2x2 में से तो कौन सी जगह से मैंने वैल्यू उठाई थी। तो ये जो भी वैल्यू यहाँ पे पड़ी है, जब आप नया 2x2 एरिया बनाते हैं तो उसमें उसी जगह पे वो वैल्यू डाल दें और बाकी जगहों पे जीरोस करते हैं। एंड यू डू दिस फॉर ऑल पूल्स। सो ये था अनपूलिंग। जो टॉपिक हमारा रह गया था वो दो रह गए थे, एक रेजिडुअल ब्लॉक और एक था फुली कन्वोल्यूशन नेटवर्क्स। वेल, फुली कन्वोल्यूशन नेटवर्क्स की डिटेल लंबी हो सकती है, पर इसका जो बिल्कुल बेसिक आइडिया है मैं वो बता देता हूँ। क्योंकि होता ये है कि आपके पास एक CNN में इनपुट चैनल आया, आपने कन्वोल्यूशन सब सैम्पलिंग की और छोटे चैनल्स आपके पास आ गए बहुत सारे वॉल्यूम आ गया एक, और आपने और कर ली कन्वोल्यूशन सब सैम्पलिंग और छोटा सा वॉल्यूम आ गया। और फिर आप क्या करते थे, फिर आप फ्लैटनिंग करते थे, इन सारे पिक्सल्स को ऐसे एक वेक्टर बना देते थे और उस वेक्टर को बाद में आप फुली कनेक्टेड लेयर, लेट्स से अगर 3 आउटपुट्स थी तो इसके हर न्यूरॉन इधर का हर न्यूरॉन इन 3 से कनेक्टेड होगा, इधर का हर न्यूरॉन इन 3 से कनेक्टेड होगा, एंड सो ऑन। तो ये फुली कनेक्टेड एक यहाँ पे लेयर होगी, और इन पे आपके 3 आंसर्स आ जाएंगे। नाउ जो फुली कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स हैं उनके अंदर सिर्फ कन्वोल्यूशन हो रही होती है, कोई सब सैम्पलिंग नहीं हो रही होती और कुछ और भी नहीं हो रहा होता, कोई फुली कनेक्टेड लेयर भी नहीं होती। सो ये फुली कनेक्टेड लेयर है, FC लेयर इसको कहते हैं, फुली कनेक्टेड। सो हमने 2 काम ख़त्म करने, सब सैम्पलिंग ख़त्म करना है और हमने ये फुली कनेक्टेड लेयर ये ख़त्म करनी है। सब सैम्पलिंग इस तरह से ख़त्म हो सकती है कि अगर आपके पास कन्वोल्यूशन मास्क आपने यहाँ पे रखा था शुरू में और स्ट्राइड आपकी 1 थी, यानी अगली दफ़ा मास्क जो है वो एक स्टेप आगे प्लेस करेंगे, इसको कहते हैं स्ट्राइड। ये आपने रेसिटेशन वगैरह में शायद पढ़ा होगा। जब स्ट्राइड 1 होती है तो मास्क हर पिक्सल पे प्लेस होगा, हर पिक्सल पे प्लेस होगा मास्क। अगर हर पिक्सल पे प्लेस होगा तो रिजल्ट भी जितने पिक्सल्स हैं उतना ही रिजल्ट आ जाएगा, उतना बड़ा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मैं स्ट्राइड को 2 कर दूँ तो फिर मेरे पास मास्क प्लेस होगा पहले से इस पिक्सल पे तो प्लेस हो जाएगा लेकिन इस पे नहीं प्लेस होगा, उसके बाद अभी एक छोड़ के इस पे प्लेस हो जाएगा, फिर एक छोड़ के इस पे प्लेस हो जाएगा। तो जो रिज़ल्ट है वो आधे पिक्सल्स का आएगा इधर भी और रिज़ल्ट आधे पिक्सल्स का आएगा हाइट में भी, ठीक है। तो ये पूलिंग सब सैम्पलिंग हो गई ना, यानी अगर आप कन्वोल्यूशन करें और कन्वोल्यूशन में जो मास्क रखने वाला कदम है आपका स्ट्राइड है, स्टेप साइज, अगर वो हर पिक्सल पे नहीं है, एक पिक्सल छोड़ के आप कन्वोल्यूशन मास्क रख रहे हैं, यानी इफ़ योर स्ट्राइड इज ग्रेटर देन 1, so convolution with stride greater than 1 implies subsampling, तो जो रिजल्ट है वो सबसैम्पल्ड होगा, छोटा होगा। ओके, सो कन्वोल्यूशन से ही सबसैम्पलिंग का काम किया जा सकता है। और जो फुली कनेक्टेड लेयर है, वेल नोटिस कि फुली कनेक्टेड लेयर is just यानी ये पहला न्यूरॉन क्या कर रहा होगा, लेट्स विजुलाइज दिस।
पहला न्यूरॉन ये कर रहा है, लेट्स अस्यूम कि पिछली लेयर में 10 न्यूरॉन्स, तो पहला न्यूरॉन इन 10 न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा। और इसके कोई वेट्स होंगे, W1, W2, W10, और ये क्या कर रहा होगा, ये अपना जो भी इसका एक्टिवेशन फंक्शन है ऑफ व्हाट W ट्रांसपोज V कहते हैं, अगर इस वेक्टर को V कहना है आपने, W ट्रांसपोज V प्लस B कर रहा होगा बायस, ठीक है। और और ये पूरे का पूरा आप डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, बायस इंक्लूड कर दें, तो दिस होल थिंग इज अ डॉट प्रोडक्ट। और हमने देखा था कि 1 by 1 कॉन्वोल्यूशंस डॉट प्रोडक्ट ही कर रही होती हैं, ठीक है। यानी इफ आई स्किप दिस होल स्टेप, मैं इसी वॉल्यूम पे चला जाऊं अगर, ठीक है, मैं इसी वॉल्यूम पे चला जाऊं और इस वॉल्यूम पे मैंने अगर इस वॉल्यूम पे 3 1 by 1 कॉन्वोल्यूशंस लगा लूँगा, ठीक है। पहली 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन जो है वो ये पहले न्यूरॉन का आंसर दे देगी, दूसरी 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन जो है ये दूसरे न्यूरॉन का आंसर दे देगी, अब उसके अपने वेट्स होंगे, और तीसरी जो 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन है वो ये तीसरे न्यूरॉन का आउटपुट दे देगी, उसके अपने वेट्स होंगे। सो जो फुली कनेक्टेड लेयर है, फुली कनेक्टेड लेयर कैन बी replaced by 1 by 1 convolutions. So you get a fully convolutional network. इसका एक फ़ायदा ये है कि जब आपके पास फुली कनेक्टेड लेयर होती है ना, तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से देखना पड़ता है कि आपकी ओरिजिनल जो विड्थ और हाइट है, इनपुट वॉल्यूम की विड्थ और हाइट, वो ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ से कॉन्वोल्यूशन सब सैम्पलिंग करें, फिर सब सैम्पलिंग करें, और यहाँ पे कुछ इस किस्म की सिचुएशन आ जाए कि उसके अंदर इतने न्यूरॉन्स होने चाहिए हमेशा जो आपकी ये फुली कनेक्टेड लेयर का साइज है, ठीक है। यानी अगर विड्थ और हाइट लेट्स से मैं आधी दे देता, तो ये कॉन्वोल्यूशन सब सैम्पलिंग होके यहाँ पे बहुत कम न्यूरॉन्स बच रहने थे, यहाँ पे टू फ्यू न्यूरॉन्स, इससे लेट्स से 4 गुना कम न्यूरॉन्स बचने थे। सो लेकिन अगर मैं ये साइज स्पेसिफाई ना करूँ, तो मेरी जो 1 by 1 कॉन्वोल्यूशंस हैं वो ये करेंगी कि जितना भी बचा है यहाँ पे वॉल्यूम, जितने भी यहाँ न्यूरॉन्स बचे हैं उनके ऊपर 1 by 1 कॉन्वोल्यूशंस लगा देगा। यानी आई एम नॉट लिमिटेड एनी मोर विद इनपुट साइज। ये बहुत बड़ी पावर आई है कि आप चाहे इतनी बड़ी इमेजेस के साथ काम करें, इनपुट ले आएँ, चाहे उनके आधे साइज़ की इनपुट ले आएँ, चाहे उनके डबल साइज़ की इनपुट ले आएँ, ठीक है, कोई ना कोई रिज़ल्ट निकल आएगा। यानी यहाँ पर तीनों केसेस में कोई ना कोई वॉल्यूम निकलेगा। हो सकता है इस केस में वॉल्यूम ज़रा बड़ा निकल आए, लेकिन प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा। इधर जो है वॉल्यूम ज़रा सा छोटा निकल आएगा, ठीक है, और इधर वॉल्यूम जो है बिल्कुल टाइनी निकल आएगा, ठीक है, लेकिन वो वॉल्यूम एग्जिस्ट करता होगा। और उन वॉल्यूम्स पे आप आगे 1 by 1 कॉन्वोल्यूशंस लगा के जहाँ भी आपने जाना है आप चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप जो है इनपुट्स के साइज़ पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए। तो CNNs, ट्रेडिशनल CNNs में एक ये वीकनेस है कि आपका फिक्स्ड इनपुट साइज़ होना चाहिए। ट्रेडिशनल CNN डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी दफ़ा सब सैम्पलिंग की थी आपने। और फुली कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क में FCN में इनपुट साइज कैन बी flexible. Flexible size of input.
तो ये थे फुली कन्वोल्यूशन नेटवर्क्स। मैंने पिछली दफ़ा थोड़ा सा डीकॉन्वनेट पे टच किया था, डीकॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क, जो बेसिकली ट्रांसपोज्ड कन्वोल्यूशन थी। तो जो अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर परहैप्स इट वुड बी नाइस फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड अगर आप डीकॉन्वनेट का पेपर पढ़ लें, क्योंकि डीकॉन्वनेट के पेपर में यू सी दीज आइडियाज़, अनपूलिंग, वन बाय वन कॉन्वोल्यूशन, ये सारे आइडियाज़ जो फुली कन्वोल्यूशन नेटवर्क के आइडियाज़ हैं वो डीकॉन्वनेट के पेपर में है। ट्रांसपोज कन्वोल्यूशंस ऑफ कोर्स, तो सारा कुछ उस पेपर में है। तो ये हो गए फुली कन्वोल्यूशन नेटवर्क। बाकी हमारा टॉपिक रह गया था रेजिडुअल ब्लॉक का। ये एक रीसेंट एडिशन है डीप लर्निंग में, रेजिडुअल ब्लॉक। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क समझें आप, और उसमें ये है कि उसकी कोई हिडन लेयर ले लें, ठीक है। लेट्स से उस हिडन लेयर में 3 न्यूरॉन या जितने भी हैं, मैं उस हिडन लेयर को इस तरह ना ब्लॉक मैं कह देता हूँ। और एक न्यूरल नेटवर्क जो है वो पिछली लेयर से, एक हिडन लेयर पिछली लेयर से इनपुट ले रही होती है। यानी लेट्स से आपके पास हिडन लेयर आई की आउटपुट ये वाला वेक्टर है, यानी उसमें जितने भी न्यूरॉन्स थे, हिडन लेयर नंबर आई जो थी, आयत हिडन लेयर, उसमें जितने भी न्यूरॉन्स थे उन सारों की आउटपुट्स को मैंने एज ए वेक्टर ट्रीट किया और उस वेक्टर को एच आई कह दिया। वो इधर फीड हो रहा है अगली लेयर में। अगली लेयर उनके ऊपर वो वेट से मल्टीप्लाई करेगी, बायस ऐड करेगी, एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजारेगी और अपनी आउटपुट निकाल देगी। ये जो आउटपुट है इस केस में 3 न्यूरॉन्स वाली, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये I+1 जो लेयर थी उसके न्यूरॉन्स की आउटपुट है। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं? ओके। और उस ये फीड हो जाती है एक अगली हिडन लेयर में, लेट्स से उसमें 4 न्यूरॉन्स, उसका भी ब्लॉक बना देते हैं। और ये अपने वेट से मल्टीप्लाई करता है, बायस ऐड करता है, एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारता है, और ये I+2 जो हिडन लेयर है उसकी आउटपुट बन जाती है 4 न्यूरॉन्स की। और इसको थोड़ा सा हम खोल के लिख लेते हैं कि इसको आप यानी यू विल प्रॉब्ली स्टेट दिस एज कि आपके पास HI आया था, उसके ऊपर आपने HI को लिया, आपने वेट से मल्टीप्लाई किया, वेट्स थे अगली लेयर के, और उनमें बायस ऐड किया। अब मैं हर न्यूरॉन का अपना बायस है तो वेक्टर कह रहा हूँ, जितने भी न्यूरॉन्स थे 3 थे इस केस में, तो अगली लेयर के 3 न्यूरॉन्स के जो बायसेस का वेक्टर था वो ऐड किया। उसके बाद आपने ये जो भी टर्म आई थी इसको एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजारा। एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारने के बाद जो चीज़ आपके पास आई उसको आपने कहा HI+1, यानी आयत लेयर I+1 लेयर की I+1 हिडन लेयर की आउटपुट। फाइन। फिर आपने फिर से वही काम किया, फिर आपने W से मल्टीप्लाई किया इसको HI+1 को, और उसमें बायस ऐड किया, लेकिन बायस अब अगली लेयर के अपने हैं, I+2 लेयर के, वेट्स अगली लेयर के अपने हैं, I+2 लेयर के। और इसको एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजारा, और जो आउटपुट निकली उसको आपने कहा HI+2।
यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं? ये मैंने ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क में जो होता है मैंने वो खोल के लिखा है। कोई यहाँ पे सवाल, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब रेजिडुअल ब्लॉक क्या करता है? रेजिडुअल ब्लॉक ये करता है कि बिल्कुल जिस तरह एक ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क में हिडन लेयर आई फीड्स इनटू हिडन लेयर i+1 विच फीड्स इनटू हिडन लेयर i+2, और वो फीड कैसे हो रहा है ये सारी इक्वेशन मैंने लिख दी, सारा प्रोसेस। रेजिडुअल ब्लॉक जो है वो ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क की 2 लेयर्स को लेता है, जिस तरह ये अभी है, hi+1 फिर hi+2 का आउटपुट निकल रही है। रेजिडुअल ब्लॉक hi को लेता है, हिडन लेयर i की आउटपुट, और उसको फीड कर देता है इनटू not the i+1 layer, it feeds it directly into layer i+2। ठीक है, 2 लेयर्स बाद एक लेयर अगली लेयर की बजाय उसको स्किप करके उससे अगली लेयर को फीड कर देता है डायरेक्ट अपनी आउटपुट को। एंड द ओनली चेंज ओवर हेयर इज दिस कि hi जो है वो wi+1 से मल्टीप्लाई हुआ और एक्टिवेशन से गुजरा, hi+1 आ गया। यहाँ पे जब hi+1 यानी सेकेंड लेयर थी, उसने किया कि hi+1 के वेट को वेट से मल्टीप्लाई किया, बायस ऐड किया, प्लस एक और काम कर दिया, प्लस hi। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे प्लस hi भी हो रहा है, यानी स्किप कर दिया मैंने, एक लेयर स्किप करके hi डायरेक्टली फीड कर दिया और फिर एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजरा। ठीक है, ये जो भी tan h, रीलू, सिग्मॉइड जो भी है, उससे गुजारने से पहले आप आउटपुट को, हिडन लेयर i की आउटपुट को वहाँ पे ऐड करते हैं। दैट्स इट, दैट इज़ a residual block। ठीक है, and that has enabled deep learning on really deep networks। ये सिंपल साइड एक स्किप कनेक्शन वाला। आपको अक्सर ये फिगर नज़र आएगी when it comes to residual block कि आपके पास इनपुट है कोई x और आपने उस x को किसी वेट्स वाली लेयर में से गुजारा है। ये बस वो लीनियर स्टेप है, wx+b वाला, वेट लेयर में से गुजारा है। और उसके बाद आपने रीलू में से गुजारा रिज़ल्ट को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रीलू एक्टिवेशन फंक्शन था, अक्सर रेजोनेटर के साथ रीलू यूज हो रहा होता है। और फिर जो रिज़ल्ट आया उसको आपने फिर से एक वेट लेयर में गुजारा, और अभी ये जो रिज़ल्ट निकला है ना, इसको अब रीलू से अभी नहीं गुजारा। यहाँ पर आपने एक काम किया, यहाँ पर आपने प्लस कर दिया, और ये जो x पड़ा था, एक लेयर को उसने स्किप किया और अगली लेयर की एक्टिवेशन फंक्शन से पहले ये x डायरेक्टली इधर आ गया। यानी इधर अगर देखा जाए तो जो x है वो आइडेंटिटी फंक्शन से गुजर के आ रहा है ना, x जैसा था वैसा ही आ गया, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन से गुजर के इधर आ गया। और इसके बाद अब आप रीलू कर लें। इसके बाद आपने रीलू किया, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो बनेगी रीलू
ऑफ, अब देखते हैं ये हुआ क्या है। ये x आया था एट यहाँ तक, यहाँ तक जो आपने काम किया है ये x की कोई ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसको f ऑफ x लिख दिया जाता है। और फिर यहाँ पे जो आपने ऐड किया वो सिर्फ x ऐड किया है। सो दिस वाज, यहाँ तक जो काम हो गया है वो हो गया है f ऑफ x प्लस x, और फिर आपने रीडू में से गुजार दिया। सो ऑल दैट यू डन हियर इज, जो पूरा जो आपने काम किया वो ये किया है, f ऑफ x प्लस f x प्लस x। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है ये काम करने का, उसके लिए हम ज़रा इसको थोड़ा सा खोल के लिखते हैं। ये जिसको मैं f ऑफ x कह रहा हूँ, अगर मैं ये ऊपर वाली जो लिखी थी एक्सप्रेशन उसकी टर्म्स में लिखूँ, आपने किया है रीलू, ये रीलू है ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन जहाँ मैंने एरो ड्रॉ किया है, यानी सेकंड लेयर का जो एक्टिवेशन फंक्शन है। फ़िलहाल मैं उसको रीलू कह रहा हूँ कि वो रीलू था। ओके, रीलू किस पे अप्लाई हुआ होगा? रीलू अप्लाई हुआ होगा w I प्लस 2 h I प्लस 1 प्लस बायस ऑफ लेयर I प्लस 2 प्लस h I। ये मैंने बिल्कुल वही चीज़ बिल्कुल कॉपी कर ली है यहाँ पे, ठीक है, नीचे ले आया। और इस चीज़ को आप क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं ये h ऑफ I प्लस 2 निकल आया, ठीक है। और इसमें अब होगा ये कि अगर इफ दिस टर्म, ये जो लीनियर टर्म है, इफ दिस टर्म गोज टू ज़ीरो, ये ज़ीरो क्यों हो जाएगी? क्या वजह है कि ये टर्म ज़ीरो हो जाए? मे बी एक वजह ये हो सकती है रेगुलराइजेशन। फॉर एग्जांपल रेगुलराइजेशन कौन सी करते हैं आप? वो जो वेट्स की पेनल्टी याद है? रेगुलराइजेशन की जो टॉप रेगुलराइजेशन के लेक्चर में हमने जो सबसे पहली टेक्निक की थी वो थी वेट पेनल्टीज, कि अगर वेट्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो सज़ा दे दो, यानी वेट्स को छोटा रखो। तो वेट पेनल्टी से आप रेगुलराइजेशन करते हैं, और अक्सर न्यूरल नेटवर्क्स में ओवरफिटिंग रोकने के लिए आप वेट पेनल्टी लगा रहे होते हैं। तो इफ दिस टर्म गोज टू ज़ीरो बिकॉज ऑफ वेट पेनल्टी, वेट पेनल्टी का मतलब है कि फिर W को आप ज़ीरो की तरफ ड्राइव कर रहे हैं, इसे कह रहे हैं कि मूव टूवर्ड्स ज़ीरो, डोंट बी लार्ज बी स्मॉल। ये बायस भी अगर आप लर्न कर रहे हैं तो, और इस पर भी अगर वेट पेनल्टी लगाई हुई है तो इसको भी आप कह रहे हैं मूव टूवर्ड्स ज़ीरो, डोंट बी लार्ज, stay close to zero. So if this term stays towards zero because W and B stay towards zero, तो फिर आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो निकल रहा होगा रीलू ऑफ HI। लेकिन HI खुद कैसे निकला है? क्या ये कुछ न्यूरॉन्स की आउटपुट नहीं थी? यानी HI भी तो पीछे किसी और हिडन लेयर की आउटपुट ही थी ना, राइट? सो HI भी पीछे किसी रीलू से निकल रहा है। तो इफ HI is output of some ReLU, some previous ReLU,
देन एच आई के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं सारे नंबर वो ज़ीरो से बड़े हैं या ज़ीरो हैं या ज़ीरो से बड़े हैं, क्योंकि रीलू की आउटपुट या ज़ीरो होती है या ज़ीरो से बड़ी होती है, ठीक है। और अगर आप इस तरह के यानी एच आई नेगेटिव नहीं है, और एच आई अगर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव चीज़ों पे तो रीलू का आंसर वही होता है, यानी रीलू ऑफ एक्स इज़ एक्स अगर एक्स पॉजिटिव है, और रीलू ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो अगर एक्स नेगेटिव है। सो चूँकि एच आई पॉजिटिव है क्योंकि वो किसी रीलू से निकल रहा है, तो पॉजिटिव या इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए रीलू ऑफ एच आई विल बी इक्वल टू एच आई, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। हुआ क्या है अब, what we've shown is कि hi plus 2 will be equal to hi अगर ये जो वेट्स वाली लेयर थी wi plus 2 hi plus 1, ये जो दो लेयर्स थी, यानी ये जो पूरा फंक्शन f of x था, राइट, अगर फॉर सम रीज़न ये दो लेयर्स अपना काम ना कर सकें और ये पूरा फंक्शन f of x ज़ीरो की तरफ चलने लग जाए, तो तब भी इन दैट वर्स्ट केस एज वेल hi plus 2 जो यहाँ पे आउटपुट निकल रही है दो लेयर्स के बाद, वो वही आउटपुट है जो यहाँ पे x था, ठीक है। यानी अगर इसको जुमला लिखूँ, दिस टेल्स मी कि information from hi दो layers पहले will always be at least carried over, यानी उस इंफॉर्मेशन में कुछ और ऐड हो सकता है, लेकिन एट द वेरी लीस्ट एच आई जो में जो इंफॉर्मेशन थी वो कैरी ओवर हो जाएगी। कैरीड ओवर टू एच आई प्लस 2, यानी दो लेयर्स बाद, ठीक है, ठीक है। यानी आपके नेटवर्क में इंफॉर्मेशन विल नॉट डाई आउट फॉरवर्ड प्रोपगेशन में, इंफॉर्मेशन विल नॉट डाई आउट। मसलन अगर मैंने ये x ऐड ना किया होता आइडेंटिटी वाला, तो ये f of x ही मेरा सारा कुछ होता और f of x डाई आउट हो सकता था आपके वेट्स पे पेनल्टीज़ की वजह से। और जब ये न्यूरल नेटवर्क्स में इंफॉर्मेशन डाई आउट होने लग जाती है तो वो न्यूरल नेटवर्क्स यूजलेस होने लग जाते हैं, वो लेयर्स यूजलेस हो गई हैं, उन बैक प्रोपगेशन में उनके वेट्स की अपडेट्स ज़ीरो हो जाएंगी, बिल्कुल यूजलेस लेयर्स होंगी, एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हैं, बस कंप्यूटेशंस हो रही हैं और वो ज़ीरो करी जा रही चीज़ों को। तो डीप लर्निंग के अंदर जो जितना मैंने देखा है, जो सेंट्रल आइडिया है डीप लर्निंग का एज अपोज टू मशीन लर्निंग, द सेंट्रल आइडिया इन डीप लर्निंग इज इंफॉर्मेशन को आपने डाई आउट नहीं होने देना, चाहे वो फॉरवर्ड प्रोपगेशन की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो बैकवर्ड प्रोपगेशन में इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन को ज़िंदा रखना है आपने, ठीक है। डीप लर्निंग डिपेंड्स ऑन this idea, never let the information die out। और ये रेसिडुअल ब्लॉक जो है वो यही करता है कि अगर लेयर डाई आउट हो भी रही है, ज़ीरो बनाई जा रही है, तो कोई बात नहीं, जो अगर पहले आप एटलीस्ट आप वो चीज़ तो आगे भेज दें जो आपको दी थी मैंने। अगर मैंने x ऐसा अच्छा कुछ अच्छी चीज़ बना दी थी, अच्छा फीचर था, तो कम से कम x को आप जैसा वो था वैसा ही आगे भेज दें, आपसे अगर कुछ नहीं भी हो रहा, ठीक है। तो दैट्स अ रियली नाइस फीचर ऑफ रेसिडुअल ब्लॉक्स। और इसकी वजह से, रेसिडुअल ब्लॉक्स की वजह से, यानी ये जो मैंने पूरी चीज़ बनाई है, अगर मैं इसको ये जो दो लेयर्स का एक ब्लॉक बना है इस ब्लू रेक्टेंगल में, इसको कहते हैं रेसिडुअल ब्लॉक, ठीक है।
अगर मैं इस तरह के रेजिडुअल ब्लॉक्स कई बना दूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं जिस तरह नेटवर्क में होते हैं लेयर्स, राइट। तो ये इसको फीड हो रहा है, ये इसको फीड हो रहा है, ये इसको फीड हो रहा है, एंड सो ऑन। इसको कहते हैं, जो रेजिडुअल ब्लॉक से बना हुआ नेटवर्क होता है, दो लेयर्स वाला रेजिडुअल ब्लॉक, इस नेटवर्क का एक नाम होता है रेजनेट, रेजिडुअल ब्लॉक्स वाला नेटवर्क, रेजनेट। एंड रेजनेट्स you can train really deep resnets, like 50 layers, 100 layers, 200 layers. There are attempts at even 1,000 layers, and so you can train really deep networks without worrying about कि जी information die out हो जाएगी अब deep layers में, या vanishing gradients से सारा, यानी वो सब कुछ से आप बच जाते हैं because of this residual block वाला idea, and such a simple idea. Okay. इस पे कोई सवाल before we move onwards? Anyone? हेलो सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है। सर ये बाय द वे ये CNN के हम डिफरेंट आर्किटेक्चर, लेकिन CNN की जगह पे नजर नहीं आया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो भी इसी ही आइडिया के ऊपर सेम होगा। आप रेजिडुअल ब्लॉक पे, पहले मैं ये आंसर कर लूँ, ये रेजिडुअल ब्लॉक पे सवाल है आपका जी। ये समझाया ट्रेडिशनल न्यूरॉन के केस में है, लेकिन द आइडिया अप्लाइज अगर आपकी लेट्स से CNN की कोई लेयर थी और वो आगे जा रही थी और वो आगे किसी और लेयर पे जा रही थी, तो इसको कह लें आप हिडन लेयर I, अगली वाली को कह लें हिडन लेयर I+1, और अगली वाली को कहते हैं हिडन लेयर I+2, और स्किप कनेक्शन लगा दें। ठीक है सर, वो मेक सेंस। सर इसमें जब हम HI से HI+2 पे जंप करते हैं, दैट डज मीन कि HI और HI+2 की डायमेंशंस बिकॉज सेम होना लाजमी है। इट्स लाइक अ रिस्ट्रिक्शन कि आपके नेटवर्क में जितना जंप करना है उस लेयर के ऊपर सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे मैंने ये बिल्कुल बात स्किप कर दी। फॉर एग्जांपल CNN में तो नज़र आता है, यहाँ भी नज़र आ रहा है, इवन नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क में, कि जो HI था, अगर लेट्स से इसमें सिर्फ दो न्यूरॉन्स थे, लेट्स से ये सिर्फ दो न्यूरॉन्स थे, इनकी आउटपुट आ रही थी, ठीक है, तो ये आउटपुट इन चार के साथ कैसे ऐड हो जाएगी? यू कांट। तो आपको कोई ना कोई अप सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे इस 2 को 4 में बदलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसमें ज़्यादा थे तो चलिए डाउन सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, या जो भी है आपको साइज मैच करने का कोई ना कोई तरीका करना पड़ेगा, ठीक है। एक पूरी लेयर हो सकती है, यानी यू कुड हैव अनदर लेट्स से 2/4 का 4/2 का मैट्रिक्स ले आए यहाँ पे एक W फॉर एग्जांपल, 4/2 का अगर एक मैट्रिक्स आ जाए यहाँ पे, वो 2 नंबरों को लेगा, यानी पिछले न्यूरॉन्स की आउटपुट, और 4 नंबरों में बदल देगा, और ये 4 नंबर आप फिर ऐड कर सकते हैं अगली लेयर में। सो ये बात मैंने स्किप कर दी थी। आपका सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है कि ये साइजेस अगर फ़र्क हैं तो ऐड कैसे करेंगे, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जी राशिद।
ठीक है। आपका दूसरा सवाल भी था कोई, या यही था बस? अरे जो सीनियर से रिलेटेड था कि ये सीखने का ही है, तो उसके ऊपर भी मैप होता है। हाँ, CNN पे भी वही है आइडिया, स्किप, बस स्किप करना है आपने। तो जैसा भी आपका आर्किटेक्चर है, जस्ट स्किप एंड ऐड। सो फॉर एग्जांपल CNN के अंदर भी आप साइजेस ठीक करने के लिए आप सब सैम्पलिंग कर सकते हैं या अनपूलिंग कर सकते हैं, व्हाटएवर द केस। और कोई सवाल जी किसी का? सर ये रेजोनेट में वन लेयर स्किप इज रिकमेंडेड, आई मीन मैं 2 लेयर स्किप नहीं कर सकता हूँ यहाँ के, बिकॉज जो आइडिया है उसकी जो बेस है वो तो जीरो आउटपुट की वजह से है कि ताकि हमारे आउटपुट जीरो ना हो, इसलिए हम बीच में से जो पिछली लेयर का आउटपुट इनपुट है वही हम आगे ऐड कर रहे हैं ताकि लर्निंग हो। बिल्कुल ठीक है। इसलिए एक स्किप करना ज़्यादा आइडियलिस्टिक है। इसकी वजह तो मुझे नहीं पता कि वन क्यों किया गया, लेकिन जो आपका सवाल है, इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स रेजनेट वेरिएशंस। देखें, आइडिया हम समझ गए हैं कि हमने इंफॉर्मेशन को डाई आउट नहीं होने देना। नाउ देयर कुड बी अ लॉट ऑफ वेरिएशंस ऑन दिस आइडिया कि भी स्किप आपने 1 लेयर क्यों किया, स्किप 2 क्यों नहीं कर लिया, 3 क्यों नहीं कर लिया। तो देयर आर लॉट ऑफ रेजनेट वेरिएशंस। फॉर एग्जांपल, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेरिएशन है रेजनेट की, उसे कहते हैं डेंस नेट। और डेंस नेट का आइडिया ये है कि अगर मैं HI+2 को देखूं तो HI+2 पीछे 1 लेयर छोड़ के दूसरी से कनेक्टेड है। डेंस नेट का आइडिया ये है कि आप अपने पीछे सबसे कनेक्ट हो जाएं, यानी जिनसे मेरे से पीछे वाली लेयर्स कनेक्टेड थी, मैं भी उनसे कनेक्टेड हूँ। डेंस नेट आप अपने पीछे सारी लेयर से कनेक्ट हो रहे होते हैं स्किप कनेक्शंस के साथ। नॉर्मल कनेक्शन तो है ही, स्किप कनेक्शन सिर्फ 2 लेयर पीछे नहीं है, स्किप कनेक्शन पीछे सारी लेयर्स के साथ, इसे कहते हैं डेंस नेट, और इसके रिजल्ट और बेहतर हो जाते हैं। और वेरिएशंस आए चली जा रही, यानी आर्काइव पे अगर आप देख लें तो आई मीन वेरिएशंस आए चली जा रही, एक से एक बढ़ के। आपका सवाल यही था राशिद, या मैंने कुछ और आंसर कर दिया? जी सर, यही। और कोई सवाल ये?